तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह हम फिर हाजिर हैं लेकर खास कार्यक्रम और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। कम समय और कम लागत में आलू बुआई यंत्र की जानकारी, कैसे उपयोगी है जैविक सब्जियों की खेती करना, अच्छे लाभ के लिए सेब तुड़ाई के समय बरती जाने वाली सावधानी, किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आलू की बुआई का समय चल रहा है, लेकिन इसकी बुआई के समय अक्सर किसानों के सामने समय पर मजदूर न मिलने की समस्या आ जाती है, जिसके कारण बुआई में देरी होती है। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने आलू बुआई यंत्र का आविष्कार किया है। ये यंत्र किसानों के लिए कितना उपयोगी है और किस प्रकार कार्य करता है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। इसे लगाया जाए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किसान भाई, जैसे हम लोग पुरानी विधि को अगर ले तो सबसे पहले खेत को तैयार करते हैं। खेत को तैयार करने के बाद मजदूर उसमें फिर लगा करके हम लोग नाला बनाते हैं। नाला बनाने के बाद अब मजदूर उसमें फिर आलू रखते हैं, फिर उसको ढकते हैं, फिर उस पर मिट्टी चढ़ाते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे, अगर जो पुरानी विधि है, ट्रेडिशनल मेथड है, उससे अगर करें तो काफ़ी श्रम लगता है और समय भी लगता है। तो मशीन हमारे यहाँ जो है एक दो तरह का है, एक तो सेमी ऑटोमेटिक है, एक ऑटोमेटिक है। सेमी ऑटोमेटिक में दो हमारा मजदूर पीछे बैठता है और वो ट्रैक्टर से जोड़ दिया जाता है। एक हॉपर रहता है जिसमें बॉक्स रहता है, जिसमें कि हम आलू, कटे हुए आलू जैसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से लगाते हैं उसमें रख देते हैं, और दो पीछे ऑपरेटर बैठ जाता है और उस आलू को उठा करके जो सीड मैट्री मैकेनिज्म है, सेल टाइप है, उसमें हम लोग डालते जाते हैं। और नीचे तीन जो हमारा रीजर बना हुआ है, जो कि दो नाला बनाता जाता है और उसमें आलू गिरता जाता है और वो फिर ढकता भी जाता है और उसमें मिट्टी भी चढ़ाता जाता है। तो हम लोग देखा कि एक तो सेमी ऑटोमेटिक है, दूसरा ऑटोमेटिक मशीन है। तो ऑटोमेटिक मशीन में जो है, जो ट्रैक्टर से ये भी चलता है, करीब 40 से 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है अगर आपके पास है। सबसे पहले खेत को तैयार कर लीजिए, खेत को भुरभुरी मिट्टी कर दीजिए। मिट्टी करने के बाद आलू को इसमें ग्रेड करके डालना पड़ता है, मतलब एक ही साइज का आलू डालना होगा। इसमें दो सीड मैट्री मैकेनिज्म होते हैं और इसमें जो दो फिर उसमें पाइप लगा करके और नीचे दो तीन रीजर बना रहता है, जो कि दो नाला बनाता है। और दो नाला बना ऊपर से वो ऑटोमेटिकली जो ग्रेडेड आलू हमने हॉपर में दिया है, जो एक बॉक्स है जिसमें सीड रखते हैं ऊपर में, वो ट्रेंगुलर होता है, उसमें रखते हैं और ग्रेजुअली जो होता है स्लोपी रहता है, यानी नीचे की ओर पतला रहता है। तो उससे क्या होता है, वो आलू उसमें आता है और उसमें जो सीड मैट्री मैकेनिज्म बना हुआ है वो उसको पकड़ता है और पकड़ने के बाद वो उसमें जो पाइप बना हो उसमें डालते हैं। और डालने के बाद वो जो रीजर गड्ढा बना रहा है, नाला बना रहा है, उसमें डालते हैं और रीजर से ही ढकते चला जाता है, मिट्टी चढ़ते चला जाता है। इससे हम लोग अगर देखें तो आप देखेंगे कि एक ही बार में आपका जो है नाला बन गया और आलू की बुआई हो गई और उस पर मिट्टी भी चढ़ गया। अगर हम ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर की बात करें तो लगभग 1 घंटा में आपका 6000 से 14000 तक आपका आलू की बुआई हम लोग करते हैं। अगर हम प्रति
और आप एकड़ में देखें तो ये लगभग अगर 1 घंटे की बात करें तो 3 से 3.5 एकड़ तक हमारा 1 घंटा में इसकी मशीन से हमारा ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर से बुआई हो जाती है। और इसमें एक चीज़ और है, अगर कभी थोड़ा शंका होता है कि अगर ऑटोमेटिक जो है वो कहीं कहीं छोड़ता होगा, तो इसमें सिस्टम बना हुआ है कि एक सप्लीमेंट्री जो है बीज को डालने के लिए एक उसमें सिस्टम बना हुआ है, जो कि अगर बीच में कहीं छूटता है तो वहाँ से वो लेकर के उसमें डालते जाता है और वो नाला में डालते गया और ढकते गया। और अगर इसका लागत अगर खर्च देखें 1 हेक्टेयर में आप देखेंगे तो करीब 1200 से 1400 रुपया के आसपास आपका खर्च आएगा 1 हेक्टेयर बुआई, पूरे काम बुआई से लेकर के ढकने नाला बनाना ढकने तक का आलू आपको लगभग 1200 से 1400 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें आता है। का मशीन को अगर आप रख रखाव की बात करें तो रख रखाव में एकदम आसान है। जैसे ही आप खेत में ले जाते हैं तो आपने आलू डाल दिया, चला लिया, तो उसमें कुछ नीचे के जो रीजर पोर्शन है उसमें हमारा मिट्टी उट्टी लग जाता है, मिट्टी में चलता है तो मिट्टी लग जाता है, तो उसको आप मिट्टी को सावधानी से साफ कर लें या बाल्टी से पानी मारें ताकि वो धुल जाए। और 1-2 जगह जहाँ पे मिट्टी मैकेनिज्म है वहाँ पे ग्रीस मोबिल जहाँ पे लगाने की जगह है वहाँ पे लगा दें और इसको फिर जो जब इसका व्यवहार ना हो तो इसे पॉलीथीन से ढक करके शेड में रख दें ताकि ये नमी से ये लोहे का चदरा जो है कहीं पे खराब ना हो, जंग ना लगे और कोई नट बोल्ट अगर खुल गया या लूज हो गया तो उसको प्रॉपरली हम लोग देख लें। हमारे प्रदेश में किसान भाई सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं और इनमें अधिक उत्पादन लेने की चाह में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का इस्तेमाल अधिक मात्रा में किया जाता है। इसका सीधा प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो किसान भाइयों, आपको इन समस्याओं से बचने के लिए जैविक खेती को अपनाना होगा। तो आप जैविक सब्जियों की खेती किस प्रकार से करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार से। सब्जियों की जैविक खेती, उत्तम आय एवं स्वास्थ्य। सब्जियों की जैविक खेती से तात्पर्य है खेती की ऐसी पद्धति जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ व प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हुए मिट्टी, वायु एवं जल को बिना प्रदूषित किए और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, रोग व फफूंद नाशकों, खरपतवार नियंत्रकों का बिना प्रयोग किए दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सके। यह पद्धति वर्तमान कृषि, रासायनिक कृषि की अपेक्षा सस्ती, स्वावलंबी एवं स्थायी है। इसकी जानकारी बहुत से किसानों को पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो सही इसकी खेती नहीं कर पाते। आप जानते हैं जैविक खेती करने से हम रासायनिक उर्वरकों की बचत करते हैं और जो कीटनाशक रासायनिक आती है उसकी बचत होती है। इस तरह से हम प्रदूषित होने से खाद्य पदार्थों को बचा सकते हैं। तो आप जानते हैं जैविक खेती के माध्यम से हम किस तरह से सब्जियों की खेती करें। अब इसके अंतर्गत प्राथमिक अगर हम देख ले स्रोत क्या है, तो जिसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं इसके द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा जैविक उर्वरक जो हम बनाए हुए हैं, इसमें राइजोबियम है, राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, राइजोस्पेरिलियम है, पीएसबी है, इसका हम उपयोग करते हैं। जैसे अगर आप मटर, चना या राजमा या कद्दू वर्गीय जो बीज होते हैं, इनको आप जैव उर्वरकों के द्वारा शोषित कर अगर लगाते हैं तो उत्पादन बढ़ता है। तो देखते हैं कि पौधा स्वस्थ होता है और इसमें जैविक उर्वरक लगा हुआ है तो अलग से रासायनिक खादों की देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर किसान बंधु ये चाहते हैं कि जो सीडलिंग तैयार करते हैं, चाहे वो सीडलिंग किसी भी सब्जी का हो, अगर पात गोभी का हो, फूल गोभी का हो या आपका टमाटर का हो, तो जितने तरह का सब्जी का अगर सीडलिंग है, इसको तैयार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप 1 किलोग्राम जैव उर्वरकों के ले ले, 10 से 12 लीटर पानी में उसको घोल करके घोल तैयार कर ले और इन सभी
पौधों को उस पानी में डालकर डुबो दे, उनके जड़ को आधे घंटे तक उसको जड़ में रहने दें। इसके बाद उसको निकाल करके अगर आप उसमें लगाते हैं तो ये प्रयोग के द्वारा देखा गया है, इसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती और साथ ही साथ पौधों का बढ़वार अच्छा होता है और इसमें अच्छे फल लगते हैं। इसके अनुसार इसके बाद अगर किसान बंधु चाहते हैं कि अपने भूमि को भी जैव उर्वरकों के माध्यम से वो उसमें उसका उपचारित कर सकते हैं। इसके लिए 2 से 3 किलोग्राम जैव उर्वरकों को ले लें और 40 से 50 किलोग्राम भुरभुरी मिट्टी में मिला करके अगर किसान बंधु इस उर्वरक को पूरे भूमि में अच्छी तरह से लगाने से लेकर के और 24 घंटा के अंदर इसका छिड़काव कर दे और तब जाकर के किसी भी सब्जी को उसमें लगाते हैं तो देखा गया है कि जो रासायनिक खाद के माध्यम से हम जो उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए हम अप्लाई करते थे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे ही उनकी पूरी हो जाएगी। गर्मी के दिनों में खेतों की गहरी जुताई अवश्य कर देनी चाहिए। विभिन्न सब्जी परिवार का फसल चक्र अपनाना चाहिए ताकि उसमें लगने वाले कीट व रोग विशेष के जीवन चक्र को समाप्त किया जा सके। रोग एवं कीट अवरोधी मुक्त सब्जियों की किस्मों का चुनाव करना चाहिए ताकि उनके नियंत्रण के लिए हानिकारक जहरीले रसायनों का प्रयोग ही ना करना पड़े। सब्जी विशेष को उनके मुख्य बोई जाने वाली समय के अनुसार ही खेती करनी चाहिए ताकि कीट व्याधियों का आक्रमण कम हो सके। कीड़ों को आकर्षित करने वाली फसलें सहफसली खेती के रूप में लगाना चाहिए ताकि मुख्य फसल बर्बाद होने से बच जाए। उदाहरण के रूप में टमाटर के प्रत्येक 6 कतार के बाद 1-2 कतार गेंदे के फूल लगाना चाहिए। गोभी वर्गीय सब्जियों के साथ सरसों या चाइनीज पत्ता गोभी लगानी चाहिए। जहाँ तक हो सके कीट व्याधियों का भौतिक रूप से नियंत्रण करें। कहने का तात्पर्य जिन पत्तियों पर रोग या कीट का आक्रमण दिखे उन्हें पौधों से तोड़कर जला दिया जाए, मिट्टी में गाड़ दिया जाए। उदाहरण स्वरूप बैगन का तना व फल छेदक कीट गोभी का पत्ता खाने वाले कीट के झुंड जो पत्तियों पर दिखते हैं। सब्जियों के 2 खेत के भागों में बाड़ के रूप में ऊंची फसल जैसे ज्वार, बाजरा या मक्का की खेती करना ताकि कीट उछलकर दूसरे खेत में न जा सके। शुद्ध रूप से कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त खाद उर्वरकों का प्रयोग करना। इस प्रकार से यदि हमारे किसान भाई सब्जी उत्पादक अपनी खेती करते हैं तो निश्चय ही उन्हें कम लागत में गुणवत्ता युक्त साग सब्जियों की अधिक पैदावार प्राप्त होगी, जिनका उपयोग करके स्वयं भी निरोगी रह सकते हैं और उपभोक्ता को निरोगी रखते हुए मृदा स्वास्थ्य उत्तम बना सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप रुकते हैं यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। मुल्क की आबादी का 15% हिस्सा आखिर तरक्की के मैदान में क्यों रह गया पीछे? सुनहरे माजी का गवाह लेकिन आज है पिछड़ेपन का शिकार। शिक्षा, रोजगार, तरक्की और सुरक्षा जैसे मुद्दों से आज भी है दो चार। सरकारों ने वादे तो खूब किए लेकिन वादों से नहीं सुधरे अकलियतों के हालात। अधूरे ख्वाब के जरिए ईटीवी ने की अल्पसंख्यकों के मुद्दों को आवाज देने की संजीदा कोशिश। देखिए सरकारों के वादों और अकलियतों के हालात की सच्चाई बयां करता प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। फलों की बागवानी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में हमारे जिन भी किसानों ने सेब के बाग लगा रखे हैं उनके बागों में इस समय फल पके हुए हैं। तो किसान भाइयों, फलों की तुड़ाई करते समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें, इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान यशपाल ठाकुर।
आज मैं आपको सेब की तुड़ाई के बारे में बताऊंगा कि मैं अपने बगीचे में कैसे काम करता हूं और किन किन सावधानियों को ध्यान रखता हूं। सेब के तुड़ान से पहले मैं 2-4 बातों का ध्यान रखता हूं, जैसे कि इसका कलर और साइज और कब इसको तोड़ना है वो देखता हूं। जब सेब में पूरा कलर आ जाता है, चारों तरफ धारियां, लाल रंग की धारियां आ जाती है, तब हम देखते हैं कि ये तोड़ान के काबिल हो गया है और उसका साइज तोड़ान के काबिल हुआ या नहीं। अगर हम देखें, अगर लाल रंग की धारियां आ गई है, उसके बाद अगर ज़्यादा ओवर कलर हो गया, अगर ज़्यादा हो गया तो काला पड़ जाएगा, तब भी वो तोड़ान के लायक नहीं होगा। इसलिए हम ख्याल रखते हैं कि चारों तरफ लाल लाल धारियां हों, उस टाइम सही समय सेब का तोड़ान का है। जैसे कि हम देख रहे हैं, इस सेब को चारों तरफ से धारियां आ गई हैं और बिल्कुल तोड़ान के योग्य हो गया है, और ये भी पूरा तोड़ान के योग्य हो गया है। तो ये सेब सही समय इसका तोड़ाई का है। अब बात आती है तोड़ान के। तोड़ान के वक्त हमें सबसे पहले सावधानी रखनी चाहिए कि सेब की डंडी उसके साथ रहे और सेब का बीमा ना टूटे, और उसको आराम से तोड़कर टोकरी में रखना चाहिए और उसके बाद किल्टे में पलटकर जहाँ आप पैकिंग कर रहे हैं वहाँ पहुँचाना चाहिए। सेब के तोड़ान में विशेष ध्यान रखना होता है कि उसमें कोई दाग ना पड़ जाए, ज़ोर से ना पड़े, सेब जख्मी ना हो। अगर वो जख्मी हो गया तो हमारी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है और उसका गाहक कम मिलता है जी, दाम कम मिलता है। तोड़ान के दौरान हमारे पास किल्टा, टोकरी, क्रेट, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, हमारे पास होनी चाहिए। सीढ़ी, ताकि हमें सेब तोड़ने में कोई दिक्कत ना आए। तोड़ान के वक्त हमें लेबर को भी हिदायत देनी होती है कि वो सेब जो है आराम से तोड़ें, टहनियों का ख्याल रखें, टहनियाँ ना टूटे, ज़्यादा वजन ना दें, आगे ना जाएं, टहनियों के आगे तक ना जाएं, सीढ़ी का प्रयोग करें और आराम से सेब तोड़ें जी। बागवान भाइयों, अब बात करते हैं सेब के मुनाफे की। जिन बागवान भाइयों ने अच्छी किस्म के पौधे लगाए हैं वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं सेब की बागवानी करके। मैंने ये सेब की सुपर वैरायटी के पौधे कुछ लगाए थे अपने बगीचे में, और उसको मैंने 20 जुलाई में तोड़ान शुरू कर दिया, क्योंकि वो 20 जुलाई तक तोड़ान के काबिल हो गए थे। और उन दिनों मेरा प्रति बक्सा 10 किलो का 1,1200 रुपये तक गया जी। 1000 से 1200 रुपये तक बिका जी 10 किलो का बक्सा। यानी हम मान के चलें 120 रुपये किलो सेब हमारा मंडी में बिका जी। तो अगर अच्छी किस्म के पौधे लगाएंगे तो अच्छा मुनाफा है इस बागवानी में। और ये जुलाई में शुरू हो जाता है, अच्छी किस्म के पौधे लगाएंगे तो, और जुलाई से लास्ट सितंबर तक इनमें तोड़ान चलता रहता है जी। बागवान भाइयों, मैंने अपने बगीचे में 700 पौधा लगाया है। उसमें 2-3 किस्मों के पौधे लगाए हैं, रॉयल, गोल्डन, रिच रेड और रेड वैरायटी के पौधे लगाए हुए हैं, और कुछ अर्ली वैरायटी, सुपर वैरायटी के पौधे लगाए हैं जो कि जुलाई 20 तक चल पड़ते हैं जी। और कुछ ऐसे पौधे हैं जो अगस्त लास्ट तक ख़त्म हो जाता है, सितंबर 15 तक भी हो जाता है, चलता रहता है काम। और अगर अच्छी वैरायटी के पौधे हम 20 जुलाई से शुरू करते हैं और लास्ट सितंबर लास्ट तक चलता है जी। और इसमें लगभग इस वक्त 4000 पेटियाँ लगी हैं जी, और अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। लगभग मैंने अब तक 2000 पेटियाँ मंडी में भेज दी हैं, और लगभग 2000 पेटियाँ मेरे पास अभी बकाया हैं जी। तो मेरे को लग रहा है इस साल में पूरा खर्चा काट करके 7-8 लाख रुपया कमा लूँगा जी। धन्यवाद। मैं ETV का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया।
आगे और भी बहुत कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। मछली पालन के साथ कई बार पिग को जोड़ दिया जाता है, कैटल के साथ जोड़ दिया जाता है। तो मछली और बत्तख दोनों को एक साथ पालने की विधि को हम लोग मिश्रित पालन बोलते हैं, जिसमें एक ही जगह पे एक ही तालाब में जिसमें आप मछली पालन करते हैं उसको आप डक फार्मिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों जीवों को जब एक साथ रख के पालन करते हैं तो दोनों को ही फ़ायदा है, प्लस खेती जो कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा ये होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उनको देखने को मिलता है। तो उदाहरण के रूप में अगर 1 हेक्टेयर का तालाब है तो उसमें आप करीब 6000 फिंगरलिंग्स यानी छोटे मछलियाँ पाल सकते हैं और उसके साथ साथ 200 से 300 तक बत्तख रख सकते हैं। जो प्रमुख बत्तख की जो ब्रीड्स हैं जो ऐसे मिश्रित पालन में इस्तेमाल करते हैं उसमें आपका इंडियन रनर और खाकी कैम्बल महत्वपूर्ण है। खाकी कैम्बल के साथ खासियत ये है कि अंडे बहुत देती हैं। इसके अलावा कुछ इंडियन ब्रीड्स हैं डक्स के जिसका भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि नागेश्वरी है, सिलहेट मेट है। कुछ मीट टाइप्स ऑफ डक्स होते हैं जैसे कि वाइट पेकिंग है, एलसबेरी है, मस्कावी है। तो इनके साथ मिश्रित करके अगर मछली पालन किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मछली और ज़्यादा से ज़्यादा आपको डक के मांस और बत्तख के अंडे आपको 1 साल में मिल जाएंगे। तो अगर आप 1 हेक्टेयर के तालाब में 200 से 300 तक डक्स रखते हैं, बत्तख रखते हैं और करीब 6000 मछली के बच्चे छोड़ते हैं तो साल भर में आपको करीब 18000 बत्तख के अंडे मिल सकते हैं और 3500 से 4000 तक मछलियाँ मिल सकती हैं और साथ साथ आपको 400 से 500 केजी तक बत्तख के मांस भी मिल सकते हैं। एक ही तालाब में दोनों जीवों का पालन साथ साथ कर लेते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि जो बत्तख हैं उनके जो लीटर्स होते हैं, जो लीटर निकलता है उसको आप तालाब में छोड़ते हैं ताकि मछलियों को भोजन की तरह वो इस्तेमाल कर सकें। और दूसरी फ़ायदा ये है कि जब बत्तख पानियों में तैरते हैं तो जितने खाद से और जो भी चीज़ डाली गई है तालाब में मिलाने के लिए उसका चारों तरफ उनका मिश्रण हो जाता है। इसके अलावा उनके तैरने से जो एरेशन होता है तो ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मछली तक पहुंचता है। बहुत सारे ऐसे परभक्षी जीव होते हैं जो मछली को खा जाते हैं, उनको बत्तख खा लेते हैं, तो इससे उनका वृद्धि ज़्यादा होता है और कम से कम मछलियाँ मरती हैं। एक बत्तख को करीब एक दिन में 100 ग्राम दाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो खाने के समय 20-30 ग्राम करीब बर्बाद चला जाता है। तो ये जो बर्बाद दाने हैं वो भी मछलियों के काम आ जाते हैं, तो उनका प्रोटीन का जो खपत है, जो डिमांड है, वो बहुत सारा पूरा हो जाता है इन्हीं चीज़ों से। जो बत्तखों में एक आदत होती है कि मिट्टी खोदते हैं, तो मिट्टी खोदने की वजह से अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो खाद्य पदार्थ पानी के अंदर हैं, वो निकल के पानी में घुल मिल जाता है, जो मछलियों के काम आता है। प्लस ऐसे जीव जिनका भक्षण मछलियाँ करते हैं, जिसे प्लैंकटॉन्स बोलते हैं, तो ये प्लैंकटॉन्स का वृद्धि होता है पानी में, जो कि खाद्य पदार्थ की तरह मछलियाँ इस्तेमाल करते हैं।
और कुछ ऐसे पौधे जो अच्छे नहीं हैं, जो हानिकारक माने जाते हैं पानी में मछलियों के लिए। जब तालाब की सतह पे बत्तख उसका इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे पौधे मर जाते हैं। तो इस तरह से तालाब का सफाई हो जाता है, मछलियों को पोषक तत्व मिल जाता है, बीमारियों से बच जाते हैं और बत्तख उनको बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है और बहुत सारे उनके खाद्य पदार्थ मछलियों के तालाब से ही पूरा हो जाता है, उनका जीवन यापन बढ़ जाता है। तो एक साल में जैसे कि मैंने बताया कि 1 हेक्टेयर का तालाब है तो आपको करीब 400 से 500 केजी करीब बत्तख के मांस मिल जाते हैं, 18-19 हज़ार करीब बत्तख के अंडे मिल जाते हैं और 3.5 से 4 हज़ार करीब मछलियाँ मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये बड़ा फ़ायदेमंद व्यवसाय हो सकता है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ के लिए पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की वैज्ञानिक खेती। गोबर गैस प्लांट बनाने की तकनीकी एवं उसके महत्व। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadatar.hp@theratefetv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।